वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स। जो यह नोट्स बनाया गया है वो जीके पैड द्वारा बनाया गया है। आप भी चाहें तो इसे लोड कर सकते हैं। और अब हम इसके बात कर लेते हैं कि यह नोट्स किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह भौतिक विज्ञान नोट्स कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं और इस लेख में हाई स्कूल भौतिक विज्ञान के सभी अध्याय के नोट्स बनाए गए हैं। यह विज्ञान नोट्स केवल रिवीजन के लिए बनाए गए हैं और यह नोट्स आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। आपका कुछ पॉइंट्स वाइज यहाँ पे चलेगा। सबसे पहला चीज़ है कि प्रकाश के बारे में आपका पहला चैप्टर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, यानी प्रकाश क्या है? ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। क्या करती है? संवेदित करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, ये सब। दृश्य प्रकाश मतलब जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं, सारे प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं, तो जिस प्रकाश को हम देखते हैं उसका तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है तो तरंगदैर्घ्य का, और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के लंबाई को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो याद रखें। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग की तरह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है। आगे पॉइंट्स आप याद रखें कि किसी सतह पर टकराकर प्रकाश का वापस अपने मार्ग में लौटना परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। आगे है दोस्तों कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। मतलब पारदर्शी माध्यम से टकराकर अपना मार्ग केवल बदल लेता है और उसको बार पार करता है तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल कहाँ सबसे अधिक होती है? निर्वात में होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, कांच इत्यादि। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल कुछ भाग निकल पाता है, प्रकाश का कुछ भाग निकल पाता है, उसे हम पारभासक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम। जैसे गंदा जल, हल्के कपड़े इत्यादि। आगे है कि जिस माध्यम से प्रकाश नहीं निकल पाता है उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, मिट्टी इत्यादि हो गया, है ना। यदि किसी स्थान से आकर प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती है तो उन किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें अगर एक बिंदु पे मिलती है तो उसे हम कौन सी किरण कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। और यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है या फैलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। यह अभिसारी किरणों के विपरीत होता है। मतलब अभिसारी किरणें मिलती है और अपसारी किरणें फैलती है। ठीक है दोस्तों। आगे है, यदि प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर हो, क्या हो? समानांतर हो, तो उन्हें हम समानांतर किरणें कहेंगे। क्या कहेंगे? समानांतर किरणें कहेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या होता है? जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं दोस्तों। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये अपवर्तित नहीं बल्कि परावर्तित होगा दोस्तों। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होगा?
और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही जगह पे होता है, एक ही तल में होता है। पहला नियम है ये परावर्तन का। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन बराबर होते हैं? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आगे है दोस्तों कि परावर्तन के बाद यदि प्रकाश किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा और इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। और यदि परावर्तन के बाद प्रकाश किरण किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है तो बस मिलती हुई प्रतीत हो, तब प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा और इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है और इसका केवल फोटो लिया जा सकता है, आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, अवतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन दबे हुए भाग से होता है। चूंकि दबे हुए भाग को, धसे हुए भाग को ही अवतल कहते हैं। तो किस भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होता है अवतल दर्पण में? दबे हुए भाग से, धसे हुए भाग से। और उत्तल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन किस भाग से होता है? उभरे हुए तल से होता है। किससे होता है? उभरे हुए तल से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? फोकस दूरी उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। आगे दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तब तो हम कहते हैं F बराबर R/2, है ना, क्योंकि F फोकस दूरी है और R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। आगे दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप कुछ गुण याद रखें कि जब वस्तु अनंत पर होगी, कहाँ होगी? अनंत पर होगी, तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। मतलब अनंत पे वस्तु होगी तो मुख्य फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। कहाँ पर? फोकस पर बनेगा। कब? जब वस्तु अनंत पर होगा तब। आगे दोस्तों, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी, क्या होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी, तब प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला स्थिति है दोस्तों कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी और बराबर बनेगी। वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगी। कब? जब वस्तु भी वक्रता केंद्र पे हो और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे हो। आगे कहता है जो दोस्तों कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। आगे है दोस्तों कि जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर होगी, कहाँ होगी? दर्पण के मुख्य फोकस पर होगी, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। आगे है दोस्तों, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। आगे है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। किसके? उत्तल दर्पण। तो इसकी एक स्थिति होती है कि वस्तु की प्रत्येक स्थिति में, चाहे कहीं भी हो, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी मतलब सीधा होगा, आभासी होगा यानी काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में प्रत्येक आकार का प्रतिबिंब बनता है। आगे है दोस्तों कि गोलीय दर्पण के बाईं ओर की तथा मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होता है? बाईं ओर की दूरियां और ऊपर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वहीं गोलीय दर्पण के दाईं ओर और नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा है दोस्तों, क्या है? ये ऊपर वाला में धनात्मक होगा और नीचे वाला में मतलब बाईं ओर, ठीक है, ठीक। तो नीचे की, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है और ऊपर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये आप चिन्ह प्रपाटी आप जानते ही होंगे कि क्या होता है कि ये आपका दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक, इधर की दूरियां क्या होती है?
मतलब इधर बाएं की तरफ की ऋणात्मक और इधर दर्पण के दाएं तरफ में यानी दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच क्या संबंध है, तो इसे हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। और वो संबंध क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र यही है, क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आगे प्रतिबिंब की लंबाई को अगर L और वस्तु की लंबाई को अगर O बोला जाए तो इसके अनुपात को यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा वस्तु की दर्पण से दूरी के अनुपात को भी आवर्धन ही कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जहां m बराबर क्या हो जाएगा, I/O या -V/U। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, चूंकि ये दो चीजों का अनुपात है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे है, दाढ़ी बनाने, आँख कान नाक मुंह इत्यादि की जांच करने, टेबल लैंप में, गाड़ियों के हेडलाइट में, है ना, ठीक, मुख्य लाइट में किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है, दाढ़ी बनाने में, आँख का नाक चेक करने में, टेबल लैंप में, हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे दोस्तों कि सड़कों पर लगे हुए लैंपों में और गाड़ियों में ड्राइवर के सीट के बगल में, जिसको साइड मिरर कहते हैं, किस दर्पण को लगाया जाता है, उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। किसको, उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। उन दो बिंदुओं को जिनमें किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने उसे हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस। फिर से इसको जान लें, उन दो बिंदुओं को जिनमें किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तो उस को क्या बोलते हैं, संयुग्मी फोकस बोलते हैं। संयुग्मी फोकस केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है, अवतल दर्पण में संभव नहीं है। और अब अपवर्तन के दो नियम, आगे अगला टॉपिक आपका क्या है, अपवर्तन। तो अपवर्तन के दो नियम, पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और किन्हीं दो माध्यम के बीच अपवर्तन में एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और यह नियम क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। जहाँ क्या होता है, साइन आई समानुपाती क्या होता है, साइन आर होता है। चलो आगे दोस्तों, ठीक है, तो साइन आई बट्टा साइन आर क्या हो जाएगा, ये एक स्थिरांक आएगा। आगे जहां n समानुपाती नियतांक है, क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आगे दोस्तों, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, एक माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक को हम 1n2 या 1μ2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, 1n2। इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किससे जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किधर से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। किधर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे क्रांतिक कोण में अपवर्तित किरण समकोण के बराबर होता है। क्रांतिक कोण में अपवर्तित कोण, ये किरण नहीं, अपवर्तित कोण किसके बराबर होता है, समकोण के बराबर होता है। क्रांतिक कोण तभी संभव है जब प्रकाश किरण कहाँ से, सघन माध्यम से विरल में जा रही हो। किससे किस में जा रही हो, सघन से
विरल में जा रही हो तभी क्रांतिक कोण बनता है, वरना क्रांतिक कोण नहीं बनता है। आगे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है, प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से आती है वो उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। आगे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब आपतित किरण का मान, यहाँ आपतित किरण लिखा है दोस्तों, यहाँ आपतन कोण होना चाहिए, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, आपतन कोण का मान क्या हो, क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तथा प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तभी ऐसा संभव है। आगे दोस्तों, कांच में पड़ी दरार पूर्ण क्रांतिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कांच का दरार क्यों चमकता है, पूर्ण क्रांतिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हैं, उसके कारण ही कांच में जो दरार रहता है वो चमकता है। हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। हीरा का चमक का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान की मरीचिका, मरीचिका आप तथा ठंडे प्रदेशों की मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। मरीचिका, मरीचिका क्या है आप जान ले, किसी वस्तु का आभास होना या पानी का आभास होना। रेगिस्तान में पानी का आभास होना क्या कहलाता है, ठीक, मरीचिका कहलाता है। आगे अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी वस्तु का अपवर्तनांक जो होता है उसके क्रांतिक कोण का व्युत्क्रम होता है। मतलब अगर हम ऐसा कहें कि माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर होगा 1/sin c, जहां c क्या है, क्रांतिक कोण है। आगे दोस्तों कि एक विशेष आपतन कोण के लिए, किसके लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म का विचलन कोण न्यूनतम होता है और जिसे हम अल्पतम विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। जिस कोण के लिए, जिस आपतन कोण के लिए प्रिज्म का विचलन कोण सबसे कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। आगे प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म पारदर्शी कांच से बना होता है जो सफेद प्रकाश को उनके अवयवी रंगों में क्या करता है, बांट देता है। प्रिज्म क्या है, पारदर्शी कांच से बना होता है जो सफेद प्रकाश को उनके अवयवी रंगों में बांट देता है और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब वर्ण विक्षेपण कौन करता है, प्रिज्म करता है। आगे दोस्तों कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे, म्यू बराबर sin a प्लस डेल a, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक बटा 2 और वो क्या है, बटा a बटा 2, और प्रिज्म में उत्पन्न विचलन क्या हो जाएगा, डेल m बराबर म्यू माइनस 1 इंटू a। अब आगे दोस्तों कि प्रिज्म द्वारा विक्षेपित रंगों का सही क्रम याद रखने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, VIB GOR, वी ग्रो है ना, वी ग्रो, जो कि अंग्रेजी के नाम के रंगों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को जोड़कर बनाया गया है। अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे करें, बै जा नी हाँ पी ना ला, तो यहाँ पे क्या हो गया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये आपका इंद्रधनुष का रंग या श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णपट का रंग क्रम है। ठीक है दोस्तों, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे का निशान लाल रंग का होता है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बिखरता कम है, इसलिए क्या है, लाल रंग को ही खतरे का निशान बनाया जाता है ताकि वह दूर तक दिखाई दे। ठीक है, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि बैगनी रंग चारों ओर फैल जाता है। आगे दोस्तों, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना इसलिए होती है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना के पीछे क्या है, क्योंकि विभिन्न रंगों का अपवर्तनांक
प्रिज्म में अलग अलग होता है, इसलिए वो बिखर जाता है। आगे दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, इसलिए बैगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है ना। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा विचलन करेगा। जब प्रकाश के ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण उपस्थित हों, जैसे हवा, तो प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। आगे दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण ही, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है। क्या दिखता है, सूर्य का रंग लाल दिखता है। आगे दोस्तों, कि इंद्रधनुष भी एक प्रकार का प्रिज्म है, ठीक है, वर्णपट है, जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। जो किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। आगे है आपका लेंस। आगे आपका कि लेंस दो दर्पणों को मिलाकर बनाया जाता है। लेंस क्या होता है, दोनों तरफ से उसका प्रकाश आर पार हो सकता है। आगे लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, डायोप्टर में नापी जाती है। लेंस में दो फोकस दूरियां होती है। पहली फोकस दूरी को प्रथम फोकस दूरी F1 तथा दूसरी फोकस दूरी को द्वितीय फोकस दूरी F2 कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, चलिए देखते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर होती है, कहाँ होती है, वस्तु अनंत पर होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनती है, वास्तविक बनती है, उल्टा बनती है और वस्तु से बहुत छोटा बनती है। जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी के दोनी दूरी पे होती है, चूंकि इसमें तो कोई वक्रता केंद्र होता नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, फोकस दूरी के दुगने दूरी पे होता है, तो वस्तु प्रतिबिंब द्वितीय फोकस और के दुगनी दूरी और अनंत के बीच बनेगी। कब, जब वस्तु कहाँ हो, दोनी दूरी और अनंत के बीच हो, तब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। और जब वस्तु दोगुनी फोकस दूरी पे 2f पे होती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब दोगुनी द्वितीय फोकस मतलब दूसरे तरफ के फोकस पे बनेगी, वास्तविक बनेगी, वस्तु के बराबर आकार का बनेगी। अब कहता है जब वस्तु फोकस दूरी दोगुना फोकस दूरी के बीच स्थित होगी, तो प्रतिबिंब दोगुनी द्वितीय फोकस दूरी से दूर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगी। ठीक है दोस्तों, आगे है जब वस्तु लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित होगी, तब प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ अनंत पर, किधर, दूसरी तरफ अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा तथा वास्तविक बनेगा। आगे दोस्तों, जब वस्तु लेंस की प्रथम फोकस पे होगा, कहाँ होगा, प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच रखी होगी, तब प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, कहाँ, वस्तु के पीछे लेंस के प्रथम फोकस और दोगुनी प्रथम मतलब 2f के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। आगे दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, तो इसका बस एक ही स्थिति है, क्या है वो, वस्तु की किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब प्रथम मुख्य फोकस तथा लेंस के बीच आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे है लेंस की फोकस दूरी, लेंस के वस्तु की दूरी तथा लेंस की प्रतिबिंब की दूरी के बीच के संबंध को हम लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और लेंस की फोकस दूरी के बीच के संबंध को हम लेंस सूत्र कहते हैं, जो क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे 1/u माइनस 1/v। चलिए देखते हैं आगे क्या है। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या है,
लेंस का रेखीय आवर्धन भी दर्पण के रेखीय आवर्धन के समान होता है। रेखीय आवर्धन किसके? दोनों का, मतलब वही होता है V/U। बस यहाँ पे माइनस नहीं लगता, वहाँ चिन्ह परिवर्तन होने के लिए माइनस लग जाता था। कहता लेंस द्वारा प्रकाश किरणें को मोड़ने की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश किरणों को मोड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस जितना अधिक प्रकाश मोड़ता है उसकी क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। और लेंस की क्षमता तथा लेंस की फोकस दूरी से संबंध कैसे निकालते हैं? तो P बराबर 100/f। 100/f तभी होगा जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, नहीं तो P बराबर 1/f। कब? जब फोकस दूरी किस में हो? मीटर में हो। घड़ी साज मतलब घड़ी बनाने वाला, घड़ी साज घड़ी बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? उत्तल लेंस का उपयोग करता है। और आंख उधर कान की जांच, आंख और कान की जांच करने वाला डॉक्टर उत्तल लेंस का ही उपयोग करता है। सूक्ष्मदर्शी, क्या? सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी और कैमरे में उत्तल लेंस ही लगाए जाते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। निकट की दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मा लगता है। क्या लगता है? अवतल लेंस का चश्मा। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। आगे दोस्तों कि मनुष्य की आंखों का लेंस, कौन सा लेंस होता है मनुष्य की आंख में? उत्तल लेंस होता है। याद रखें, मनुष्य की आंख में भी क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। नेत्र में प्रकाश किरण कॉर्निया से होकर, नेत्र में प्रकाश किरण कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? कॉर्निया से प्रवेश करती है। मानव नेत्र में पुतली का कार्य प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को क्या करना? नियंत्रित करना। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44 होता है। किसका अपवर्तनांक? नेत्र लेंस का अपवर्तनांक। आगे दोस्तों, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना के जिस बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। तो किस बिंदु पर? तो पीत बिंदु पर जो रेटिना का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है वो कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर बनता है ना। रेटिना के जिस बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। मतलब पीत बिंदु वाला दिखाई देता है और अंध बिंदु वाला दिखाई नहीं देता है। और पीत बिंदु और अंध बिंदु दोनों कहाँ होता है? मानव नेत्र के रेटिना पे होता है ना। इधर रेटिना पे होता है, ये वाला रेटिना पे। मानव नेत्र के लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र लेंस के फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। आगे दोस्तों कि मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार, मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार यानी दृष्टि परास कहाँ से? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। चूंकि निकट दृष्टि, मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी कितना होती है? अनंत होती है। इसलिए दृष्टि परास कहाँ से कहाँ तक होगा? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होगा। मानव नेत्र में दंडाकार और शंकुआकार कोशिकाएं पाई जाती है। कैसा कैसा कोशिका? दंडाकार और शंकुआकार। ठीक है, तो दंडाकार कोशिका प्रकाश की तीव्रता बताने के लिए होती है और शंकुआकार कोशिका रंगों को पहचानने के लिए। तो रंगों को कौन पहचानता है? तो शंकुआकार तंत्रिका तंत्र। और उसके प्रकाश की तीव्रता को कौन? तो दंडाकार तंत्रिका तंत्र। आगे कोशिकाएं, जिन लोगों को वर्ण अंधता होती है, वर्ण अंधता मतलब जिनको रंग पहचानने में दिक्कत होती है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनके आंखों में शंकुआकार कोशिकाएं कम होती है, इसलिए उन्हें कलर दिखता नहीं है, इसलिए वह रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। उल्लू की आंखों में दंडाकार कोशिकाएं अधिक पाई जाती है, इसीलिए उन्हें रात में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, कम प्रकाश में भी वो देख लेता है क्योंकि उसकी नेत्र में क्या होता है? दंडाकार कोशिकाएं ज्यादा होती है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष का मुख्य कारण नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर होना है। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना।
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है, जिससे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्या होती है? नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष का मूल कारण क्या होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। यानी दूरी कम होगा तो दूर दृष्टि, और दूरी अधिक होगा तो निकट दृष्टि। निकट दृष्टि में दूर वाला दिखेगा और दूर दृष्टि में नज़दीक वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे दोस्तों, ठीक, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मा, कौन सा चश्मा? उत्तल लेंस का चश्मा। किसके लिए? दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग किया जाता है। वहीं जरा दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के समान निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और जरा दृष्टि दोष में का मुख्य कारण नेत्र की समंजन क्षमता में गड़बड़ी होना है। क्या है? गड़बड़। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है तथा कह सकते हो द्विफोक्सी लेंस, इसमें उत्तल और अवतल दोनों। दृष्टि दोष में वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर इससे आगे पीछे बनती है। दृष्टि दोष में क्या होता है कि ठीक वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आगे पीछे बनता है। तो आपका आगे है, किसी वस्तु द्वारा आंखों पर बना कोण, आंखों पर बना कोण को दर्शन कोण कहते हैं। तो वस्तु द्वारा आंख पे बना कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? m बराबर d/f होती है। क्या होती है? m बराबर d/f। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। d का मतलब है वो न्यूनतम दूरी, यानी 25 सेंटीमीटर की बात है, और f का मतलब वो उसकी फोकस दूरी। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी d, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? m बराबर 1 + d/f। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। कितने उत्तल लेंस होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में? 2 उत्तल लेंस होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृशक लेंस कहते हैं। जो वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृशक लेंस कहते हैं। और जो नेत्र की ओर होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं या नेत्रिका कहते हैं, है ना। जो नेत्र की ओर होता है उसे हम नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृशक लेंस कम फोकस दूरी वाला होता है, जबकि नेत्रिका का क्या होता है या अभिनेत्र लेंस ज़्यादा फोकस दूरी वाला होता है। कहता है यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन होगा m बराबर v0/VUO इंटू 1 + d/f। m बराबर v0/UO इंटू 1 + d/f, जहाँ v0 क्या है? तो अभिदृशक लेंस की प्रतिबिंब दूरी है। और u0 क्या है? तो अभिदृशक लेंस की वस्तु दूरी है। d क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और f क्या है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी है। आगे कहता है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा? m बराबर v0/U0 इंटू d/f, जहाँ v0 अभिनेत्र लेंस की प्रतिबिंब दूरी, u0 अभिदृशक लेंस की वस्तु दूरी, और f क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। आगे है दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। खगोलीय दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृशक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है। कहता यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम पर बने तो दूरदर्शी का आवर्धन क्या हो जाएगा? m बराबर f0/f इंटू 1 + f/d बनेगा, जहाँ पे आप जानते हैं कि f0 अभिदृशक लेंस की फोकस दूरी, f अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, और d बराबर क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आगे दोस्तों, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी a बराबर f0/fe।
या एफ ओ बटा एफ ई। जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने तब दूरदर्शी की लंबाई बराबर होगी एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, आगे है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो विद्युत के बारे में कहा जा सकता है कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिससे हम क्या करते हैं, टेलीविजन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं। विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल किसको किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर पैनल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर पैनल सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे दोस्तों विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। आगे कहता है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे है दोस्तों आवेश। तो कहता है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जहां आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, यानी इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किधर की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है ना, या धन आवेश के प्रवाह के दिशा में होता है। आगे कहता है विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत धारा का तथा समय के गुणनफल से आवेश के बराबर होता है, इसलिए Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। और विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर किसी आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। जहाँ V बराबर क्या होता है, WQ होता है। V बराबर WQ होता है। आगे दोस्तों विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आगे कहता है किसी विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे धातुएं, पृथ्वी, जल, ये सभी चालक हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। और ऐसे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण होते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। आगे है आपका टॉपिक हुआ ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम। इसका आप लिखेंगे कैसे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चाहे वो ठोस, द्रव, गैस, लंबाई, ताप, ये सब हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के का अनुपात नियत होता है। यानी बहने वाली विभवांतर अनुपात किसके होता है, नियत होता है। तो V समानुपाती क्या हो जाएगा, I। यानी यहाँ पे और वो जो नियतांक होता है वो क्या होता है, R होता है। तो VI बराबर हो जाएगा R, जहाँ R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी चालक प्रतिरोध उस चालक की लंबाई, चालक के क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है तथा चालक का ताप पर भी निर्भर करती है। एक लाइन याद रखें यहाँ पे कि अगर चालक की लंबाई बढ़ाई जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। अगर चालक का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए अनुप्रस्थ काट का तो प्रतिरोध घट जाएगा। मतलब R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल का।
अलग अलग पदार्थों का चालक अलग अलग होता है, इसलिए तो चांदी का प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध जो होता है अलग अलग होता है। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। अगर चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उस पर लगने वाला प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी चालक का क्या है, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, अगर प्रतिरोध का संयोजन संयोजन मतलब कुछ प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में हो, तब सभी प्रतिरोध का में धारा समान रहती है। धारा क्या रहती है, समान रहती है। यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अगर प्रतिरोधों का संयोजन समानांतर क्रम में हो, किसमें हो, समानांतर क्रम में हो, तो प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है। कौन रहता है, विभवांतर समान रहता है। और यदि प्रतिरोध R1 और R2 को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 प्लस 1/R2। अब है दोस्तों विद्युत प्रवाह का उष्मीय प्रभाव। तो कहता है किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ताप में होने वाली वृद्धि को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। फिर से, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके ताप में होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो किसी चालक के विद्युत प्रवाहित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है, जहाँ क्या होगा, W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर I²RT या W बराबर V²TR। ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे ये सारे कार्य के लिए आप किसी पे भी निर्भर कर सकते हैं। W बराबर क्या होता है, VQ, W बराबर VIT, W बराबर I²RT और W बराबर V²TR। ठीक है, आगे है दोस्तों, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो कैलोरी है। क्या है, किलो कैलोरी है। विद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत हीटर किस पे आधारित है, उष्मीय प्रभाव पर। आगे दोस्तों, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। कितना ऊर्जा होता है, 4.2 जूल होता है। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी P बराबर WT। W का मतलब विद्युत ऊर्जा और T का मतलब समय। तो किसी परिपथ में विद्युत जो खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। आगे कहता है विद्युत सामर्थ्य यानी विद्युत शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल पर सेकेंड, या इसी को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य का सबसे छोटा मात्रक वाट है और सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट है। सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट है। एक और भी मात्रक है अश्व शक्ति, जहां हॉर्स पावर। तो विद्युत शक्ति का ये दूसरा मात्रक है, जहां 1 हॉर्स पावर 746 वाट के आसपास होता है। आगे P बराबर WT, W बराबर VIT, P बराबर VITT मतलब VIT² और P बराबर होगा VI। आगे घरों में जो विद्युत ऊर्जा की माप होती है वो यूनिट में होती है। क्या होती है, यूनिट में होती है, जो कि 1 वाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, जो लगभग 3600 जूल के बराबर होते हैं। कितने जूल के, 3600 रहेगा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। आगे कहता है विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे, उष्मीय प्रभाव पे। और विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसलिए ताप बढ़ने पे भी वो गलता नहीं है। और विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन इत्यादि भरी रहती है। विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन ऐसे अक्रिय गैस भरी रहती है। आगे कहता है विद्युत इस्त्री, ये भी विद्युत हीटर, इसमें नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। किसका, नाइक्रोम के तार का। विद्युत फ्यूज या शीशा और टीन के मिश्रण से बनाया जाता है। विद्युत फ्यूज किससे बनाया जाता है, शीशा और टीन के मिश्र धातु से बनाया जाता है। एक अच्छे फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। अच्छे फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है। आगे दोस्तों, विद्युत फ्यूज परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में फ्यूज जोड़ा जाता है। और विद्युत फ्यूज तथा स्विच हमेशा फेज तार में लगता है। फेज तार, एक होता है उदासीन तार जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, तो उसमें नहीं लगता है। ठीक है,
आगे क्या है, यदि किसी परिपथ में t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश e, तो परिपथ का कुल आवेश होगा q बराबर ne। परिपथ का कुल आवेश q बराबर ne। आगे दोस्तों मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, तो चलिए इसे देख लेते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कहता किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय सुई का उपयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, चुंबकीय सुई का प्रयोग होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F बराबर BIL साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र का क्या सूत्र होता है, BIL साइन थीटा, जहां F बराबर क्या है, चुंबकीय बल का परिणाम है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, I विद्युत धारा है, L चालक की लंबाई है और थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा के बीच का कोण है। ठीक है, आगे है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये पूछा जाता है, टेस्ला होता है या इसी को वेबर मीटर स्क्वायर कहते हैं। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, टेस्ला होता है। किसी चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं की गति की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दक्षिण से उत्तर, परंतु बाहर क्या होती है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव। कभी भी दो चुंबक बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं सकती क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु पर काटेगी तो एक ही बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी जो कभी भी संभव नहीं है। आगे दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत की सहायता से चुंबक में परिवर्तन करने की घटना को विद्युत चुंबक तत्व कहते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक में परिवर्तित करने की घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक तत्व कहते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे नियम को मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम भी कहा जाता है। अंगूठा नियम को मैक्सवेल का पेच नियम भी कहा जाता है। और दाएं हथेली के नियम के अनुसार विद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात होती है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात होती है। आगे दोस्तों, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम एवं दाएं हस्त के अंगूठे के नियम से चालक पर लगने वाले बल की दिशा, यानी चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम से लगता है। आगे है दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक है बायो सर्वेट का नियम जिसको लाप्लास सूत्र कहते हैं। यहाँ होता है B बराबर μ0/4 पाई इंटू I डेल L साइन थीटा बटा R स्क्वायर। μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 क्या होता है, निर्वात की, इसका मान होता है 4 पाई गुने 10⁻⁻7। क्या होता है, 4 पाई। लॉरेंज बल बराबर क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा। आगे दोस्तों, कि विद्युतीय क्षेत्र में चालक के आवेशित होने की क्रिया को विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में चालक के आवेशित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल के बद्ध चुंबक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक फ्लक्स। जहाँ चुंबक फ्लक्स फाई बराबर होता है BA cos थीटा। BA cos थीटा। फाई बराबर क्या होता है, BA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ये पूछा जाता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। फैराडे का पहला नियम, फैराडे ने क्या नियम दिया, तो फैराडे ने नियम दिया कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी E बराबर माइनस डेल N फाई बटा डेल T। फैराडे का दूसरा नियम जिसको लेंज का भी नियम कह सकते हैं,
परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। आगे दोस्तों, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग होता है। तो धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात होता है? तो वो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। आगे दोस्तों, विद्युत जनरेटर का या प्रत्यावर्ती धारा या डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत जनरेटर या डायनमो किसके ऊपर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये दोनों कार्य करता है। आगे है दोस्तों, दिष्ट धारा जिसको डीसी करंट या डायरेक्ट करंट का परिणाम तथा दिशा स्थिर रहता है, परिणाम तथा दिशा स्थिर रहता है। वहीं प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। तो इस प्रकार से आपका फिजिक्स का रिवीजन समाप्त हुआ। गुड लक दोस्तों, बने रहें पायनियर क्लासेस के रिवीजन नोट्सों के साथ।